जी तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट मिल जाएंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने 1 to 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना सिखाए थे आपको। आज की जो वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं इसको इंशाल्लाह कवर करूँगी। ठीक है, तो इसकी जो टॉपिक है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। ठीक है, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी इक्वेशंस में। नंबर 2 पे जो हम चीज़ सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या चीज़ होती है, इसको केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन होती क्या है ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या होगी कि अगर आपको केसी मालूम है तो आप किस तरीके से किसी भी इक्वेशन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, आप कैसे किसी भी गिवन इक्वेशंस में केसी निकाल कर दिखा सकते हैं। तो ठीक है, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 हैं जो आपकी बुक में मौजूद है। इसी को मैं आज आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन। इससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि कोई भी रिएक्शन जब आप इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं तो एक्चुअली इसमें दो ही चीज़ें मौजूद होती हैं। एक होती है रिएक्टेंट और दूसरी जो रिएक्ट करने के बाद बनती है वो होती है प्रोडक्ट। यानी मेरे कहने का मतलब ये कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास दो रिएक्टेंट है। पहला रिएक्टेंट जो है वो मेरे पास ए है। ए ने रिएक्शन किया बी से रिएक्शन करने के बाद ये किस्म का रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये बना देता है सी और डी, यानी कि दो रिएक्टेंट है और दो ही क्या चीज़ बनी है, प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि जब केमिस्ट्री में आप कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कुछ लगे हुए होते हैं कि ये 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी नंबर आपको मिलेगा इसमें। क्योंकि मैंने वेरिएबल्स लिए हैं तो मैं इसी के स्मॉल जो लेटर्स हैं उसको यहाँ पे शो कर देती हूँ एज अ कोएफिशिएंट। जैसे कि देखें, ए के साथ मैंने ए लगा दिया, बी के साथ बी लगा दिया, सी के साथ सी लगा दिया और डी के साथ डी लगा दिया। अब अगर कोई मुझसे कहता है कि इस इक्वेशन में आपको मालूम करना है कि प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है, तो मैं किस तरीके से लिखूँगी कि मेरे पास ये जो रिएक्टेंट है ये अगर मैं मोलर फॉर्म में लिखने जा रही हूँ तो मैं इस तरीके से लिखूँगी कि ये है मेरे पास प्रोडक्ट ए और इसकी पावर है ए। अच्छा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ भी शो नहीं किया जाएगा। ये है प्रोडक्ट रिएक्टेंट मेरे पास बी और इसकी पावर है बी। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पास दो रिएक्टेंट, ए की पावर ए या ए का कोएफिशिएंट ए कह लीजिए, बी का कोएफिशिएंट बी। अब अगर इसी तरीके से कोई मुझसे पूछे कि जी ना प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकाली जाएगी, किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, तो इसका भी बहुत आसान तरीका है। आप सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पर है मेरे पास फर्स्ट प्रोडक्ट सी और इसका जो कोएफिशिएंट है वो मौजूद है सी, या इसको आप नंबर ऑफ मोल्स कहने सीखे। इसी तरीके से ये है डी और इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है ये है डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रिएक्टेंट निकालना सीख लिया और प्रोडक्ट निकालना सीख लिया। अब होता क्या है कि किसी भी रिएक्शन में हमें रेट प्रेडिक्ट करना होता है। रेट को आम ज़बान में आप किस तरीके से समझेंगे, फॉर एग्जांपल स्पीड क्या है। इसको इस तरह समझ लीजिए कि अगर एक कार जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है उसको 5 मिनट में कवर कर रही है और दूसरी कार जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी स्पीड को 8 मिनट में कवर कर रही है, तो आप क्या कहेंगे कि जो कार 5 मिनट में कवर अप कर रही है उसकी स्पीड तेज़ है और जो 8 मिनट में कवर अप कर रही है उसकी स्पीड डेफिनेटली लो है। तो इसी तरीके से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जैसे ही रिएक्टेंट को मिक्स करोगे फ़ौरन रिएक्शन जो है वो तेज़ी से कंप्लीट होने लगता है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि वो थोड़े सुस्त होते हैं, यानी जैसे आप उसमें रिएक्टेंट को मिक्स करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो इस किस्म के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ा स्लो होगा। तो अगर कोई आपसे कहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपकी रिएक्टेंट से, क्योंकि अगर रिएक्टेंट ही मौजूद नहीं होंगे तो प्रोडक्ट खाक बनेगी। ये तो सबसे पहला काम ये है ना कि रिएक्टेंट ही आपस में रिएक्शन करेंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर प्रोडक्ट जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन करेगी और इस तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब कि किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है किस चीज़ से, आपके रिएक्टेंट से। और रिएक्टेंट भी कौन से होने चाहिए, जो कि एक्टिव रिएक्टेंट है, यानी कि जो एक्शन ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में ए और बी है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करें तो ये यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपसे ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव रिएक्टेंट या मास ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के। अब अगर हम इसको फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
2। अब ये रिएक्टेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली है मेरे पास इक्वेशन, तो मैं यहाँ पर A इसके मोल्स A और B इसके मोल्स B लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रिएक्टेंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोडक्ट के, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया है, आपके एक्टिव रिएक्टेंट के, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली का मतलब होता है कि हम 1 करके लिखेंगे, ये हो जाएगा प्रोडक्ट के, ठीक है। तो अब अगर हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है ये कौन सी थी, हमारे पास C और D थी। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 1/C और इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो होंगे C और ये है D और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे D। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर सकती हूँ क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर भी मौजूद है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर भी मौजूद है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूँगी तो बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेना है, कंबाइन कर लेना है, ठीक है। बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, आप चाहें तो बेशक इक्वेशंस को नाम दे दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं कह लूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसको मैं कह लूँ कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, ठीक है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, ठीक है। अच्छा जनाब, तो अब इसके बाद जो बात आती है वो क्या आती है, याद रखिएगा कि अब बार बार कहना है कि रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इसकी जगह आप एक सिंपल नाम दे दें, ये कहलाता है KC और इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहा जाता है इसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर हो जाता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। अब मैं कंसंट्रेशन को इस तरीके से बॉक्स में लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, यानी KC बराबर हो जाएगा, ये देखिए A इसके नंबर ऑफ मोल्स A, B इसके नंबर ऑफ मोल्स B डिवाइडेड बाय C इसके नंबर ऑफ मोल्स है C और ये है D और इसके नंबर ऑफ मोल्स है D, ठीक है। ये तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। तो होता क्या है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन को आप कहेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि इसमें रिएक्टेंट क्या होगा, A और B। अब होता क्या है कि जब ये रेट ऑफ रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लेंगे, ये कांस्टेंट कहलाएगा KF, यानी कि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ आएंगी, यानी कि A इसकी कंसंट्रेशन A, B और इसकी कंसंट्रेशन B। सिमिलरली आप रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड के लिए अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की, यानी कि C की कंसंट्रेशन C और D की कंसंट्रेशन D। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे और एक कांस्टेंट लेंगे, ये कांस्टेंट कहलाएगा KB, आपकी बुक में KR के नाम से भी होगा, इसका एक ही मतलब होता है, यानी कि आप कांस्टेंट ले रहे हैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए या रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो ये किसके बराबर है, C की कंसंट्रेशन C और D की कंसंट्रेशन D के बराबर है। तब होता क्या है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी KF है, यहाँ पर भी KB है। इसका मतलब क्या हुआ कि RF और RB एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि एक कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है, दूसरी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है, तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के बराबर है। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाता है, राइट हैंड साइड के साथ। तब आप लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ जो उसको एक तरफ लिख लीजिए, राइट हैंड साइड की चीज़ जो उसको एक तरफ लिख लीजिए। तो अब जब आप इस इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो KF अपॉन KB किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब बार बार आप KF अपॉन KB नहीं लेंगे, बल्कि इसकी जगह आप लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। इसमें मेंशन नहीं है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड या रिवर्स के लिए है, बल्कि ये सिंपल है KC, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर कोई आपसे
आपसे पूछे कि इसका यूनिट कैसे निकलेगा, बहुत आसान तरीका है। देखिए जितनी भी कंसंट्रेशंस यहाँ पर हैं ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है, तो अगर आपके पास 1 है तो भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, 2 है तो 2 मरतबा मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो होता क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्योंकि 2 के साथ है तो ये इसका स्क्वायर हो गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर है, ये यहाँ पर भी है तो इसका स्क्वायर हो गया। अब ऊपर की जो यूनिट है और नीचे की यूनिट है सेम आ रही है तो आप इसको सीधा सीधा कैंसिल आउट कर लेते हैं और ये किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर। तो इस केस में जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हैं, यानी कि अगर 2 रिएक्टेंट हैं तो 2 ही प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसी सूरत हाल में केसी की कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि अगर रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट सिर्फ 1 बन रहा है, तो उस सूरत में केसी की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपके पास हो सकता है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो वापस बच जाए। ठीक है, अच्छा अब आप जल्दी जल्दी चेक कर लीजिएगा कि अगर फर्स्ट कर लीजिए आपको पता है कि आपके पास केसी की वैल्यू जो है वो कुछ आ रही है, तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा या स्टक कर जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम। जी, तो स्टूडेंट अगर कोई आपसे कहे कि केसी की जो वैल्यू है वो हमें पता है, तो हम किस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है या स्टक कर रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम। इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप सबसे पहले क्यूसी मालूम कर लीजिए। क्यूसी जो है वो क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन होता है एट अ गिवन मोमेंट, यानी किसी भी मोमेंट में आपको अगर रेशियो पता है कंसंट्रेशन का क्या है, यानी रिएक्टेंट का क्या है या प्रोडक्ट का क्या है, तो आप केसी फाइंड आउट कर लेंगे। अब बहुत सिंपल तरीका, अगर क्यूसी और केसी की वैल्यू बराबर है तो उसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, यानी कि जितना 50% रिएक्टेंट है उतना ही 50% प्रोडक्ट है, रिएक्शन ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बीच में स्टक हो जाएगा। अगर आपके पास रिएक्शन कोशेंट जो है वो कम है, लेस देन है एज कम्पेयर टू द केसी, तो ऐसी सूरत हाल में जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते चले जाएंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। और अगर आपके पास रिएक्शन कोशेंट जो है वो ग्रेटर देन है एज कम्पेयर टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो अब आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, यानी कि आपका रिएक्टेंट इंक्रीज होगा, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा डिकम्पोज होगी और क्या बनाती जाएगी, रिएक्टेंट बनाती जाएगी, और रिएक्शन रिवर्स में आपका सीधा सीधा शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन 3 जो बातें हैं इनको याद करके क्या काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या फॉरवर्ड है या फिर बैकवर्ड है, कर सकते हैं। ठीक है, अब आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है मैं आपको वो बता रही हूँ, इसको सॉल्व करना सिखा रही हूँ। ठीक है, आपकी बुक में जो आपका पेज नंबर 17 है उसमें एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो मैंने यहाँ कॉपी डाउन कर ली है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि केसी किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसको लिखने का तरीक़ेकार देख लीजिए, ये 3 प्रैक्टिस मैं आपको करा देती हूँ, फर्दर आप अपनी बुक में से चेक कर लीजिएगा और कुछ इक्वेशंस की केसी निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि केसी किसके बराबर होता है, ये होता है रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन की। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें इस तरीके से मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसका केसी फाइंड आउट करना है। अच्छा, केसी निकालने के लिए, क्योंकि ये देखें ये एक रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, जो रिवर्स रिएक्शन होगा इसमें आप पहले प्रोडक्ट को रखेंगे और फिर आप रिएक्टेंट को रखेंगे। आप सबसे पहले ऐसे लिखेंगे NO2 और इसकी जो पावर है वो लगा लेंगे 2। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे नाइट्रोजन, इसके साथ कोई भी नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ये है ऑक्सीजन, इसके साथ ये 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका केसी लिखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए, जल्दी जल्दी मैं ऐसे करती हूँ। ये है अमोनिया NH3 जी। तो अमोनिया जो है ये देखें, ये इसकी हमने पावर लगा दी और उसके बाद नाइट्रोजन के साथ कोई पावर नहीं लगेगी। ठीक है, और ये है हाइड्रोजन, इसके साथ जो पावर लगेगी वो होगी 3। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए, इसका केसी फाइंड आउट करना आपको। ये है HBr, 2 लगाएं इसके साथ, ये हाइड्रोजन और ये है ब्रोमीन। ठीक है, इनके साथ कोई भी क्योंकि कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ है, नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं लगे हुए, तो इस वजह से इसको एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो आप मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेज नंबर 17 पे तमाम इक्वेशंस मौजूद है, मैंने सॉल्व कर ली। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आपको करना सिखाऊंगी। तब तक के लिए कि इस
चैप्टर को थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। चैप्टर के तमाम टॉपिक्स जो समझाने के लिहाज से थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करें। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक को सॉल्व किया है। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में मैं इस केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स और जो दूसरी रिलेटेड चीज़ें वो सब आपको सिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।